हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी के एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, राइट डिटेल्ड आंसर। ओके, तो हमें ये जितने भी इसके 6 क्वेश्चंस हैं इसके डिटेल आंसर लिखने हैं। हम वन बाय वन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया था कि बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, किसी पोजिशन पे होती है। मान लीजिए सरफेस है तो वो सरफेस से किस पोजीशन पे है, मान लीजिए ये एच हाइट पे है, तो ये जो इसकी पोजीशन से हमें एनर्जी मिलती है, किसी भी बॉडी की पोजीशन के थ्रू जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जो सरफेस पे एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जो सरफेस पे मोशन से हमें एनर्जी मिलती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। डिफरेंस देखते हैं, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी किससे मिलती है, हमें बॉडी के मोशन से मिलती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किससे मिलती है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, वो जो हमें किसी पोजीशन से मिलती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में। एक चीज और आप समझ सकते हैं इसको प्रैक्टिकली फॉर्म में कि बेटा किसी भी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, जैसे मान लीजिए एक बॉल है, ये स्टेशनरी पोजीशन पे पड़ी है, तो जो इसकी स्टोर्ड एनर्जी है इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो ये स्टोर्ड एनर्जी होती है इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही ये बॉल मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक फॉर्म में। ओके, तो व्हाट आई एम सेइंग, जैसे ही ये बॉल मूव करना स्टार्ट करेगी तो जो ये स्टोर्ड एनर्जी है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो नाउ यू कैन सी द फॉर्मूला ऑल्सो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एम इज मास, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एच इज द हाइट, कि वो बॉडी किस हाइट पे है। हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी को आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ऑफ कोर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्रांसफर नहीं होती। जैसे कोई बॉडी बेटा दो है बॉडीज है, इनमें कोलिजन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी है ना वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v। हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है। जो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया कैसे, ओके, इसको हमें डिराइव करना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि बेटा काइनेटिक एनर्जी आई कैसे। जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ओके, जो बेटा वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अभी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने थ्योरी में पढ़ा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली यहाँ पे एफ की और एस की वैल्यू को पुटअप करेंगे एंड देन हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, तो वंस अगेन व्हाट आई एम रिपीटिंग, जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है किसकी है, वर्क डन की है। वर्क डन कितना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें फोर्स का वैल्यू लिखना है, तो फोर्स क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ओके, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम करेंगे एस को सॉल्व। तो देखिए एस को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है कि वो केवल वेलोसिटी की फॉर्म में रहे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं न्यूटन की, तो v इक्वल टू ए प्लस ए टी, नॉट पॉसिबल, टाइम है, हमें वेलोसिटी और केवल एस में रिलेशन चाहिए। द सेकंड वन इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी टाइम है, ये भी नहीं ले सकते। बचती है थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो हम क्या करेंगे, ये थर्ड वन वाली इक्वेशन को, ये जो थर्ड न्यूटन की थर्ड इक्वेशन है, इसे हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ओके, तो देखिए हमने सबसे पहले कौन सा यूज किया, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद एफ इक्वल टू एम ए, इसके बाद हमने न्यूटन की थर्ड इक्वेशन यूज करी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब आपको यहाँ से एस की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से एस की वैल्यू कितनी मिली बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये जो 2a मल्टीप्लीकेशन में है नीचे गया डिवाइड में। तो तीन इक्वेशंस के थ्रू हमने यहाँ पे एस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में सारी की सारी वैल्यूज को पुटअप करेंगे। वर्क डन कितना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का वैल्यू क्या पुटअप किया, मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन की थर्ड इक्वेशन से आपको क्या मिला, एस मिला, इसमें हमने पुटअप किया एस की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वंस अगेन
वंस अगेन सबसे पहले वर्क डन की इक्वेशन ली, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का वैल्यू पुट अप किया m इनटू ए, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन यूज करी s की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। s कितना आया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये s की वैल्यू भी मिल गई। हम एज इट इज ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब देखिए यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखते हैं कैसे कैंसिल आउट होती है चीजें यहाँ पर और फिर हमारा आंसर क्या होता है। तो नाउ यू कैन से ये a से a कैंसिल आउट हो गया है ना, तो क्या बचा m अपॉन 2 ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कोई भी बॉडी की जो एनर्जी है, कोई भी बॉडी की एनर्जी है वो स्टेशनरी पोजीशन से ही तो स्टार्ट होगा, पहले स्टेशनरी पोजीशन में होगा एंड देन फिर मूव करेगा। तो जो बॉडी स्टेशनरी पोजीशन से मूव कर रही है हमें उसी की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो उस केस में हम यू क्या ले लेते हैं, जीरो है। हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो बॉडी है स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। तो u कितना हो गया बेटा, जीरो हो गया। तो अगर u जीरो है तो आपको क्या मिला, m/2 v स्क्वायर, यही मिला। तो इसको यू कैन डायरेक्टली राइट कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हो गया। और जो हमारा फर्स्ट स्टेप है हम किस बिहाफ पे सॉल्व कर रहे हैं, केवल वर्क डन को, क्योंकि हमें पता है जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। तो यही हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो हमने वर्क डन को डिराइव कर दिया हाफ एम वी स्क्वायर, जिससे हमारी काइनेटिक एनर्जी भी किसके इक्वल हो गई, वर्क डन के इक्वल। तो रिजल्टेंट कितना मिला, हाफ एम वी स्क्वायर। वंस अगेन स्टार्ट कहां से करेंगे, वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो हम वर्क डन को डिराइव करते हैं, वर्क डन का लिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू पुट अप करी, मास इनटू एक्सेलरेशन, एस निकाला न्यूटन की थर्ड इक्वेशन से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो s कितना आया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहां से s की वैल्यू कैलकुलेट करी और इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट ऑल द आंसर। अब हम आते हैं सी क्वेश्चंस पे। प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है बेटा कि कोई भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, कोई भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होता है, जब भी वो ऊपर से लेके नीचे तक जंप करती है ना, तो ये जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, ये जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है किससे चेंज होके मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी से। ओके, तो देखो इन वेरी सिंपल, वंस अगेन वी आर गोइंग, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। हमें ये पता है कि कोई भी बॉडी मान लीजिए इस तरीके से है, तो हमें हाइट पे क्या मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एंड जो ये बेस है, बेस पे क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या प्रूव करना है कि जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो जो ये जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है किसकी फॉर्म में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जितनी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर यही लेते हैं। इसके लिए हमने क्या की, तीन पोजिशन बनाई, ए बी एंड सी। तो मतलब ये जो ऊपर से नीचे गिर रहा है दिस इज द ए पोजीशन, सेंटर वन इज बी एंड द डाउनवर्ड इज सी। तो ये तीनों पोजीशन हो गई। अब हमें ये पता है कि जो बेटा हाइट है, हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh होगी। अब देखिए कैसे मिला, अगर हम ए पॉइंट पे गए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर या फिर हाफ एम यू स्क्वायर। अब कोई बॉडी ऊपर से लेके नीचे गिर रही है, कोई बॉडी ऊपर से लेके नीचे गिर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, जीरो हुई। कोई बॉडी इस साइड से लेके नीचे गिरी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि एक ही वेलोसिटी लेंगे जो ऊपर से नीचे गिर रही है, और जब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई, जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली, mgh। तो सबसे पहले हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने क्या प्रूव किया बेटा यहाँ पे कि देखिए कोई भी बॉडी जब मैक्सिमम हाइट है, जब वो ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है। ओके, अब हम आते हैं सेंटर पॉइंट पे। अब हम आते हैं सेंटर पॉइंट पे कि जो ये सेंटर पॉइंट है इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट पे देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब सेंटर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम न्यूटन की थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब हमने थर्ड इक्वेशन का क्यों यूज किया, क्योंकि बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या आता है, टाइम आता है, तो हमें टाइम नहीं लेनी चाहिए। तो ठीक है, इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन का यूज किया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में दोनों में टाइम है। तो थर्ड इक्वेशन यूज किया तो क्या आया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब हम ये मान के चलते हैं कि बेटा जो ये पूरी हाइट है ना, ये जो पूरी हाइट है ये h हाइट कवर कर रहा है। कौन सी हाइट कवर कर रहा है, ये h हाइट कवर कर रहा है, और ये a से b तक आने में x डिस्टेंस को कवर कर रहा है।
तो ये कंप्लीट इज एच और ए से बी तक रहा एक्स, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना बच गया बेटा, h माइनस एक्स। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वंस अगेन देखिए, कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, हमने 3 पोजीशन ली है यहाँ पे a, b एंड c। तो जो एक कंप्लीट हाइट है दैट इज h, ये वाला पार्ट हुआ x, तो रिमेनिंग कितना बचा बेटा, h माइनस एक्स। ये हमें लेके चलना है। तो काइनेटिक एनर्जी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसने s क्या है, डिस्टेंस, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है बेटा, x डिस्टेंस कवर किया है, तो 2 a की जगह g आ गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो क्या हुआ v स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2gx। अब हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ एम v स्क्वायर, यही होता है v स्क्वायर। लेकिन देखो यहाँ पे v स्क्वायर की जगह क्या मिला, 2gx मिला कि नहीं मिला, तो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर की जगह हमने 2gx पुटअप कर दिया। क्योंकि देखिए कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ना, u तो जीरो है, तो u तो जीरो हो गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 2gx। तो हमें क्या मिली, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कितना मिला, mgx। अब इसके बाद करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम अच्छा ठीक है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, तो आप ये कंप्लीट h क्यों नहीं ले रहे हो, या आपने ना h माइनस एक्स क्यों लिया है। तो वो बेटा h माइनस एक्स का लेने का रीजन क्या है, तो वंस अगेन बस एक कंसेप्ट क्लियर करना है कि हम गए a से c पे, बीच में आया b। तो पोटेंशियल एनर्जी जब हम ए पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने सरफेस से हाइट ली, क्या ली, सरफेस से हाइट ली। तो अगर हम ए पॉइंट पे देखें तो क्या हो गया, mgh। अगर हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट करें पोटेंशियल एनर्जी को, तो ये डिस्टेंस तो x है और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, h माइनस एक्स, है ना। ये हमने समझी ना, पूरी h है, ये x है, तो रिमेनिंग कितना बचा, h माइनस एक्स ही बचा। तो ये अभी किस साइड पे है, b पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी किस साइड पे है, h माइनस एक्स साइड पे है, तो इसीलिए लिया है हमने h माइनस एक्स। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे यहीं पर यही मिस्टेक कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली बेटा, mgx, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली, mgh माइनस एक्स। ओके, अब हम आते हैं c पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे हाइट पे आए, सॉरी सरफेस पे आए, तो देखिए सरफेस पे क्या हुआ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mgh, और h क्या है यहाँ पे, जीरो। कोई हाइट कवर कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ना x कर रहा है ना h माइनस एक्स कर रहा है, एकदम सरफेस पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, सरफेस पे जीरो हो गई। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम v को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम अगेन न्यूटन थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। u की जगह हमने पुटअप कर दिया जीरो, s की जगह पुटअप कर दिया h। तो ये कुछ इस तरीके से था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। u की जगह जीरो आ गया, s की जगह h आ गया, क्या हुआ, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हमने क्या पुटअप कर दिया, 2gh। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, हमें काइनेटिक एनर्जी क्या मिली, mgh। और हमें बेटा यही प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि जो कोई भी बॉडी अगर हाइट से नीचे आती है, हाइट से सरफेस पे आती है, तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी पे। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो हाइट पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, वो सरफेस पे आ गई तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कैसे समझ आया, हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mg है और सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी mgh है, यही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, जो सरफेस की काइनेटिक एनर्जी है। मतलब जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो जो हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सरफेस पे आके पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी भी कन्वर्ट हो जाती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या मिल जाती है हमें, जीरो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एट अ एंगल ऑफ 30 विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो देखिए हमें वर्क डन का फॉर्मूला चाहिए। वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 30 है, तो कॉस 30 कितना होता है बेटा, √3/2। तो हमने यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू रखी √3/2, तो ये क्या हो गया, √3/2 एफएस। तो ये आ गया हमारा वर्क डन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो मोमेंटम डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास जीरो मोमेंटम है तो क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब इसका मोमेंटम इसने बताया है जीरो, लेकिन क्या मास जीरो होना पॉसिबल है, किसी बॉडी का मास तो जीरो नहीं होगा, तो दैट मींस वेलोसिटी ही जीरो होगी। तो अगर हमें यह समझ आ गया कि मोमेंटम जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई,
हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर v जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, उसकी जीरो होगी। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why is the work done of an object moving with uniform circular motion zero? तो देखो इसके अंदर क्या बोला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो जो उसका वर्क डन है वो जीरो क्यों है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसका वर्क डन जीरो क्यों होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्क डन के फॉर्मूले से। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिए बेटा, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, इस तरीके से कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, अब उसके अंदर हम तीन चीजें देखेंगे। एक तो उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है। तो देखो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है ना, मान लीजिए इसकी पोजीशन इधर है, तो उसके अंदर ना इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। हर तरफ से बॉडी क्या करेगी, इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तभी तो वो यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव कर पाएगी, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। तो एक तो क्या होगा कि बॉडी में ना एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये रहा सर्कुलर मोशन। और जो इसका फोर्स है वो किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। बट उसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसका मोशन देखिए, वो बॉडी आगे बढ़ेगी अगर इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स है और बॉडी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो अगर सेंटर, अब सबसे पहले फोर्स कहां लग रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में, उसका मोशन कहां हो रहा है, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ठीक है, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। ओके, तो नाउ यू कैन से कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, थीटा एंगल, तो कितना है, 90 डिग्री का है। तो देखिए फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, बॉडी आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये दोनों की दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच में जो थीटा है वो कितना बना, 90 डिग्री का बना। ओके, तो नाउ यू कैन सी इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज रेडियली इनवर्ड। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो इनवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या है, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ है, तो इसीलिए जो थीटा एंगल है वो क्या हो गया, 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे अगर cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुटअप करते हैं तो cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए हमें जो वर्क डन है वो कितना मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान से लिखना है, ध्यान से सॉल्व करना है। अब हम आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, चूज वन और मोर करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें इसमें अल्टरनेटिव चूज करने हैं। फॉर वर्क टू बी परफॉर्म एनर्जी मस्ट बी, अगर किसी बॉडी का वर्क डन होना चाहिए तो एनर्जी किस तरीके से, एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कंसंट्रेटेड ट्रांसफर फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। तो देखिए दिस इज द करेक्ट वन, थर्ड वन इज करेक्ट वन। अगर आपको कोई काम चाहिए तो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। आपने काइनेटिक एंड पोटेंशियल का एग्जांपल लिया है तो उसे कोई समझते हैं। देखिए कोई भी बॉडी की जो स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये मूव होगा तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है किस में होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो वर्क डन हो इसके लिए क्या हो, जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होनी चाहिए। इट्स नॉट कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, नो, वो बॉडी ट्रांसफर होगी, एनर्जी एक टाइप से दूसरे टाइप में ट्रांसफर होती है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट वन पे, जूल इज द यूनिट ऑफ। तो देखिए जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और जो वर्क डन यूनिट की यूनिट है वो भी क्या होती है, जूल होती है। ओके, तो इसके दो ऑप्शन होंगे, सेकंड वन एंड फोर्थ वन। अब हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फोर्स इन्वॉल्व इन ड्रैगिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड। अगर कोई बॉडी है, हैवी ऑब्जेक्ट है, मतलब वो अगर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सेम मैग्नीट्यूड के साथ मूव कर रही है तो उस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स, नो, हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स तो अभी हमने नहीं लगाया है। सेकंड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है। देखो बेटा बॉडी क्या है, किस तरीके से सेम मैग्नीट्यूड के साथ मूव कर रही है ना, तो मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा हर बॉडी पे लगता है। ओके, रिएक्शन फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो ऊपर की डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्स भी लगता है, और फ्रिक्शनल फोर्स तो सरफेस लगाती ही लगाती है। तो नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, ऊपर की डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगा। हर बॉडी के हेड पे रिएक्शन फोर्स होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। कोई भी बॉडी का हेड है उस पर रिएक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑफ कोर्स वो तो हर सरफेस पे लगता है। और
क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है, जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है वो मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए बोलेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स है वो नहीं लग रहा है। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता ना तो हम बोलते कि हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स लग रहा है। तो विच ऑप्शन इज राइट? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पावर इज अ मेजर ऑफ, पावर मेजर किसका है? द रैपिडली विथ विच वर्क इज डन, हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट वन इज राइट। द सेकंड वन इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वर्क। तो देखो यही होता है पावर का फॉर्मूला, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन किस टाइम पे हो रहा है, तो दैट मीन्स सी सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। एंड द थर्ड वन इज द स्लोनेस विद विच वर्क इज परफॉर्म। तो it's a rate, not slowness or fastness. Okay, fourth one is length of time. So first and second option is right. Okay, the E option is while dragging or lifting an object, negative work is done by. तो देखो अगर कोई भी लिफ्ट को मतलब ड्रैग किया जा रहा है, ठीक है, लिफ्ट किया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, आई एम सो सॉरी, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हैं, लिफ्ट करते हैं, मतलब ऊपर उठाते हैं, तो नेगेटिव वर्क किसके थ्रू होता है? अप्लाइड फोर्स नहीं, फोर्स तो उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में हम घुमाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, यस ऑफ कोर्स, आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ उठा रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज राइट। फ्रिक्शनल फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, रिएक्शन फोर्स भी नहीं लगता है। मैं रीजन बताती हूँ क्या है। मान लीजिए ये एक बॉल है, तो देखिए इस बॉल पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ठीक है, ये बॉल एक सरफेस पे रखी है, इस बॉल पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? इस बॉल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा रिएक्शन फोर्स, और इस सरफेस के साथ है तो इस पे ये कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। ओके, अब अगर आपने किसी चीज को ऊपर से नीचे से ऊपर उठाया तो ये पूछा है नॉट वर्क डन, नेगेटिव वर्क किसके थ्रू हो रहा है? नेगेटिव वर्क। तो देखिए बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, बॉडी क्या कर रही है? नीचे से ऊपर जा रही है, तो जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो तो सेम डायरेक्शन में कर रहे हो, आपका फोर्स लग तो रहा है, लेकिन जिस डायरेक्शन में बॉडी ऊपर जा रही है तो उसी डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस वन इज राइट, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है। फ्रिक्शनल फोर्स, ऑफ कोर्स फ्रिक्शनल फोर्स तो हमेशा ही अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एंड द लास्ट वन इज रिएक्शन फोर्स। तो देखो जो रिएक्शन है वो हमेशा कहाँ होता है? बॉडी के हेड पे, और आपकी बॉडी भी कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। बॉडी भी कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। जो अप्लाइड फोर्स है और रिएक्शन फोर्स है दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि दोनों बॉडीज ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो नेगेटिव किसके थ्रू हुआ? ग्रेविटेशन के थ्रू एंड फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर अल्टरनेटिव। ओके, तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज लीस्ट व्हेन यू आर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे मिनिमम होगी? तो देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होती है? सरफेस पे। तो जो भी ऑप्शन सरफेस के जितना पास होगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम होगी। सिटिंग ऑन अ चेयर ऑप्शन लेते हैं, तो ये कोई चेयर पे सिटिंग बैठा हुआ है, तो ये आ गई चेयर की इस साइड पे। सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे बैठा है। ओके, स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड पे लेटा हुआ है। एंड द लास्ट वन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, अब ये ग्राउंड पे स्टैंड है। तो मिनिमम किस में है? तो आज यू कैन सी जब आप सरफेस पे लेटे हो तब क्या हुआ? मिनिमम हुआ, तो थर्ड वन इज राइट। द नेक्स्ट वन इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी है, मान लो वो फ्री फॉल के केस में है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, तो उसमें जो टोटल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, अनचेंज होगी, इंक्रीज होगी, या फिर स्टार्टिंग में इंक्रीज होगी एंड डिक्रीज होगी। तो देखिए ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी बॉडी किधर भी जाए उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से नीचे आते समय डिक्रीज होगी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। बट एग्जैक्टली क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो इसलिए टोटल एनर्जी तो क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। द नेक्स्ट वन, इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ फ्लैट सरफेस टू 4 टाइम्स इट ओरिजिनल स्पीड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी तो सरफेस पे होती नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि अगर आप कोई किसी वेलोसिटी से कार चला रहे हो सरफेस पे और आपने उसकी स्पीड को 4 टाइम्स कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो हाई
हाइट पे होती है, सरफेस पे कुछ भी हो, काइनेटिक एनर्जी पे अफेक्ट पड़ेगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पे तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज राइट। बी का आंसर क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज। ओके, अब डी ऑप्शन पे आते हैं। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड, वर्क डन किस पे नहीं डिपेंड करता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट इस पे तो डिपेंडेंट है, अप्लाइड फोर्स फोर्स पे भी डिपेंडेंट है, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, तो ये कॉस थीटा है, किसके बीच का एंगल है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का ही एंगल है। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। स्टडी द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, टेक two aluminium channel of different length. Okay, place the lower end of the channel on the floor and hold the upper end of the same height. Now take two balls of same size and weight and release them from the top end of the channel. They will roll down and cover the same distance. तो देखिए इस पे बेस्ड हमें आंसर देने कुछ क्वेश्चंस के, ये एक्टिविटी के बाद, at the moment of releasing the ball which energy डू द बॉल हैव। ओके, तो देखो जैसे ही, अब क्या है, सबसे पहले तो इसका फर्स्ट यही था कि आपने दो एल्यूमिनियम चैनल लिए डिफरेंट लेंथ के। ओके, जो लोअर एंड है, प्लेस द लोअर एंड ऑफ द चैनल ऑन द फ्लोर। ओके, एंड होल्ड द अपर एंड ऑफ द सेम हाइट। अब हमने अपर एंड पे क्या किया, सेम हाइट पे ले लिया। अब इस चैनल के थ्रू जो हमने बॉल ली थी, ठीक है, उसको टॉप से लेके बॉटम तक रिलीज कर दिया। ओके, अब वो क्या करती है, रोल होके जाती हैं और सेम डिस्टेंस को कवर करती हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, मतलब इन वेरी सिंपल, दो बॉल को ऊपर से नीचे फेंका और जैसे ही हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो दोनों बॉल सेम डिस्टेंस और सेम हाइट को कवर करती है, सेम डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, ये चीज है। एट द मोमेंट ऑफ रिलीजिंग द बॉल विच एनर्जी डू द बॉल हैव, तो जैसे ही हम बॉल को ना ऊपर से लेके नीचे तक छोड़ रहे हैं तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होती है और सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जैसे ही हम बॉल को रिलीज करेंगे उसके पास क्या होगी बेटा, केवल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एज द बॉल रोल डाउन, तो जैसे ही बॉल सरफेस पे आती है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द विच अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखो हाइट पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही बॉल ऊपर से नीचे गिरती है, पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। व्हाई डू द बॉल्स कवर द सेम डिस्टेंस ऑन रोलिंग डाउन। अब ये दोनों बॉल्स ना ये सेम डिस्टेंस कवर क्यों कर रही है, ये जो दोनों बॉल्स हैं ये सेम डिस्टेंस क्यों कवर कर रही है, क्योंकि दोनों के पास सेम वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी है तो सेम डिस्टेंस कवर करेंगी। What is the form of eventual total energy of the bomb? ओके, तो देखो जैसे ही बॉल ऊपर से लेके नीचे गिरती है तो रिजल्टेंट हमें दोनों की कौन सी एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है। विच लॉ रिलेटेड टू एनर्जी डज द अबव एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट। तो देखो क्या शो करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बताता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल क्या होता है यहाँ पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाती है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल एनर्जी की एक फॉर्म को आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यही आंसर हमें इस लॉ से मिलता है। ओके, अब हम करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं जिसके थ्रू आपके न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mgh। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम, ये आपको याद होना चाहिए। पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। v को क्या लिख सकते हैं, IR, तो ये क्या हो गया I²R। I की फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके पास केवल करंट एंड रेजिस्टेंस है और वोल्टेज और रेजिस्टेंस है तो क्या हो गया V²/R, तो ये आपको आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमने पावर का फॉर्मूला लिखा एंड इसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करते हैं। द फर्स्ट वन इज एन इलेक्ट्रिक पंप हैज 2 किलोवाट पावर। एक इलेक्ट्रिक पंप है, उसकी कितनी पावर है, 2 किलोवाट पावर है। अभी किलोवाट को हम वाट में कन्वर्ट करते हैं तो हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया, 2 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, तो पावर कितनी हो गई 2000 वाट। हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट, पानी वाटर जो है वो कितना, जो पंप है वो कितना पानी को लिफ्ट करेगा अगर आप कितनी हाइट कवर करते हो, 10 मीटर हाइट कवर करते हो, हाइट 10 मीटर है और कितने मिनट में हमें कैलकुलेट करना है, 1 मिनट में। तो टाइम कितना है, 1 मिनट है। इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 60 कितना हुआ, 60 सेकंड। ओके, तो एग्जैक्टली देखो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है कि पानी कितना लिफ्ट हुआ, तो मतलब पानी में कितना मास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना पड़ेगा अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ओके, तो हमें पावर गिवन है, हाइट गिवन है, हमें ये केवल फाइंड आउट करना है
कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक पंप है, ये एक टैंक है, आपने पंप लगाया, पानी हाइट पे चढ़ा रहे हो, हाइट 10 मीटर है, और जो मोटर है जिसके थ्रू पानी चढ़ा रहे हो उसकी पावर 2000 वॉट है। अब ये 1 मिनट के अंदर, ठीक है, ये 10 मीटर हाइट है और यहाँ पे 60 सेकंड में ये कितना पानी ऊपर चढ़ाता है। तो मतलब हमें मास कैलकुलेट करना है। तो देखो हाइट पे जा रही है चीज हाइट पे जा रही है, तो एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। हाइट पे काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना होगी, क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, mgh। और एक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम, ठीक है, तो ये हो गया P इंटू टी, तो ये PT इक्वल टू mgh। एक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या लिया, पावर इनटू टाइम, और एक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिया, mgh, तो PT इक्वल टू mgh। पावर की वैल्यू कितनी है, 2000। कितना टाइम ले रही है, 60 सेकंड का टाइम ले रही है। मास हमें नहीं पता, वही हमें कैलकुलेट करना है। जी की वैल्यू हमने रखी 9.8 और हाइट की वैल्यू रखी 10। तो देखो एग्जैक्टली देखो यहाँ पर हमने किया क्या है, एनर्जी के 2 फॉर्मूलाज लिए हैं। द वन फॉर्मूला इज P इंटू टी और द वन फॉर्मूला इज mgh। अब रीजन क्या है ये फॉर्मूला लेने का, क्यों लिया है ये फॉर्मूला, ये समझ आना चाहिए। क्योंकि बेटा किसी भी एक फॉर्मूले से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमारे पास एनर्जी की वैल्यू नहीं है ना, बट हमारे पास पावर की है, हमारे पास टाइम की है और हमारे पास हाइट है, तो इसीलिए दोनों का रिजल्टेंट तो इक्वल होगा, इसीलिए हमने दोनों को इक्वेट किया है। PT इक्वल टू mgh, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करी, ठीक है, 2000 इंटू 60 इक्वल टू m। जी की वैल्यू पुटअप करी 9.8, हाइट की वैल्यू रखी t। तो आप मास कैलकुलेट कर लोगे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू 10। यहाँ से कैंसिल आउट करोगे, ठीक है, जैसे 9.8 है तो ऊपर गया 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 6 2 12, तो 12 1 2 3 4 5 5 0 आए, डिवाइडेड बाय 98। आप सॉल्व करोगे आपको कितना मिलेगा, 1224.5 kg। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ 1200 वॉट इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज डेली फॉर 30 मिनट। अगर हम कोई इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी पावर कितनी है, 1200 वॉट है, ठीक है, इसको किलो वॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, बट अभी पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो पावर कितनी है, 1200 वॉट है। अब कितने मिनट के लिए हम यूज कर रहे हैं, 30 मिनट के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमने टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करी अप्रैल मंथ में, तो अप्रैल मंथ में हमने टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा देखो ये तो पता है कि जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो कितना होता है, पावर इनटू टाइम। पावर हमें पता है कितनी है, 1200 वॉट है। तो जो एनर्जी कंजप्शन है वो किस में होता है बेटा, kWh में, किलो वाट आवर में। तो ये वॉट है, इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 का डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमें पावर मिल गई 1.2 किलो वाट। टाइम कितना है, 30 मिनट है, इसको आवर में कैलकुलेट करना होगा। आवर में कैलकुलेट करने के लिए हमने किसका डिवाइड किया, 60 का। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो टाइम कितना आ गया, 1/2 आवर। अब हमें निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम तो देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे टोटल टाइम। देखिए अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 डेज, तो ये हाफ मतलब 0.5 आवर। ओके, तो 30 इंटू 0.5 कितना हो गया, 15 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 15 आवर। हमने पावर की वैल्यू पुटअप करी 1.2, टाइम की वैल्यू पुटअप करी 15 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हुआ, 180। एक के बाद पॉइंट लगाया तो 18 यूनिट। तो हमने कितनी यूनिट कंज्यूम की, 18 यूनिट को कंज्यूम किया। तो वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे ना आंसर यूनिट में चाहिए, और यूनिट किस में आएगी, किलो वाट आवर में आएगी। इसीलिए हमने पावर को जो वाट में थी उसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट किया, टाइम को मिनट में था जो सेकंड में कन्वर्ट किया, एंड अप्रैल मंथ के लिए कैलकुलेट करना था, इसीलिए यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई किया। तो क्वेश्चन वाज सिंपल, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आंसर्स गलत नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एनर्जी ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज रिड्यूस्ड बाय 40%। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा कि मान लीजिए 10 मीटर की हाइट है और इस 10 मीटर की हाइट में कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है। जब कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है तो किस हाइट पे उसकी ना जो एनर्जी है वो 40% रिड्यूस हो जाएगी, किस हाइट पे उसकी जो एनर्जी है वो 40% रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑफकोर्स जब भी हाइट वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला आता है ना, तो हम किसका यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा, mgh। हमें हाइट गिवन है यहाँ पे 10 मीटर। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें न्यू हाइट चाहिए जहाँ पे 40% एनर्जी रिड्यूस हो रही है। तो क्या होगा, 60/100, मतलब जो न्यू हाइट है वो अगर 100 से कंपेयर करें तो वो 60% ही हुई, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लीजिए 10 मीटर आपकी ओरिजिनल हाइट थी, ओके, एंड जो न्यू हाइट है वो कितनी मिली, 40% रिड्यूस कर दिया।
40% रिड्यूस कर दिया तो 6 ही बची ना। ये सबसे इजी तरीका है सॉल्व करने का। ओके, आपको एनर्जी चाहिए, आपको नई हाइट चाहिए, तो आपने क्या किया, सबसे पहले mgh लिखा, ठीक है, न्यू जो पोटेंशियल एनर्जी है कितनी है। अब आपकी जो प्रीवियस वाली थी वो 10 मीटर थी, अब उसमें आपने 40% रिड्यूस कर दिया तो कितना बचा, 6 बचा कि नहीं बचा। तो मतलब पहले वाली के वो 0.6% हो गई। ओके, तो जो नई हाइट है, अब देखिए यहाँ पे mg से mg तो कैंसिल आउट हो गया, तो जो न्यू हाइट है वो कितनी बची, 0.6 इंटू एच। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। और जो पहले वाली हाइट है वो कितनी है, 10 है, तो आपको कितनी मिल गई, 6 मीटर मिल गई। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर सकते थे। देखो पहले वाली कितनी है, 10 मीटर है, 10 मीटर में आपने 40% रिड्यूस कर दिया तो कितना बचा, 6 मीटर ही तो बचा। तो ये आंसर आप डायरेक्टली कर सकते थे, बट ठीक है, हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को लेके सॉल्व करना पड़ा, तो हमें एक यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म अप्लाई करनी पड़ी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वेलोसिटी ऑफ द कार इंक्रीज फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो एक क्वेश्चन में हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 54 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 यहाँ पे आप 54 को कैंसिल आउट करोगे तो 18 3 जा 54, तो 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। इसके बाद ये जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी लेंगे, कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई किया। अब ये 5/18 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं बेटा, तो देखिए 54 है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 का मल्टीप्लाई किया। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का, एंड देन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60 का। तो कितना हो गया, 54 इंटू 1000, 66 3600। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। आप आगे सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10 एंड 2 18 जा 36, तो यही आया ना 5/18। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई 15 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी मिल गई इस तरीके से 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 72 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 का मल्टीप्लाई किया, 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड आ गया। हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, और मास कितना गिवन है, 1500 kg गिवन है। तो देखो सिंपल सा वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ना तो हमारे पास फोर्स है ना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, हम कैसे कैलकुलेट करें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन वेलोसिटी तो है, और हमें ये कंसेप्ट पता है कि जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। हमने डेरिवेशन भी सॉल्व किया है ना, तो हमें याद होना चाहिए जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ले, क्योंकि जो टोटल वर्क डन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mu स्क्वायर, क्योंकि दो वेलोसिटी है ना तो हम दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mu स्क्वायर, हाफ मास गिवन है 1500 kg, u स्क्वायर है तो कितना हो गया 15 इंटू 15, केवल कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो गई हाफ mv स्क्वायर। तो पहले इनिशियल के साथ सॉल्व कर लिया, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर लिया, हाफ mv स्क्वायर हाफ m, मास इज 1500, वेलोसिटी कितनी है 20 इंटू 20। इसके बाद कैलकुलेशन कर ली। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो यहाँ पे जो ये फाइनल और इनिशियल है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, रवि ने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, एंड मूव्ड अ बुक 30 सेंटीमीटर। तो उससे मूव कितना, बुक कितना मूव हुई 30 सेंटीमीटर। मतलब आपने किसी एक बुक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो जो बुक है वो कितना मूव हो गई, 30 सेंटीमीटर मूव हो जाती है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 30/100 कितना हुआ, 0.30 मीटर। हाउ मच वॉज द वर्क डन बाय रवि, रवि ने कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 0.30 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 300 एंड 1 to 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 3 जूल। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो बेटा क्वेश्चंस की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेट लग सकते हैं, बट अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, इसके कंसेप्ट समझे होंगे, तो ऑफकोर्स क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, आई एम डैम श्योर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड